कि जब आपने एक बार कुछ अचीव कर लिया उसके बाद ना आपके पास कोई स्ट्रेस रहता नहीं है, ना फैमिली का प्रेशर रहेगा, ना सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं प्लान बी को अचीव कर लेंगे और प्लान ए पर भी आप आराम से बिल्कुल, जैसे आप प्लान बी जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि अगर बाय चांस पीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो जी। फिर उसके बाद क्या होगा आपका प्लान बी, तो फिर हुँ। मैंने यही ज़रूरी है। और मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स रहे तो वो पहले से सिलेक्ट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट काफ़ी रहा है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे साथ हैं दिग्विजय पटेल जी, और जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, या फिर किसी के पास मतलब जिनको प्लान बी रखना है, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। आप सर, अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए मुझे, और आपने कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं और अभी क्या क्या करना है आपको? मैं अभी रेलवे में एनटीपीसी लेवल 5 में सिलेक्टेड हूँ। एज ए सीनियर क्लर्क भोपाल में निशातपुरा डिपो में एज ए सीनियर क्लर्क काम कर रहा हूँ। हाँ तो मैं यहाँ 2017 में इंदौर आया था प्रिपरेशन के लिए, एसएससी के लिए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैंने मतलब सीजीएल के लिए एग्ज़ाम दिया था, बट फिर उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्ट, तो फिर मैंने व्यापम में एसआई का एग्ज़ाम, कांस्टेबल और जितने व्यापम से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं वो फिर मैंने दिया था। बट उसके बाद मैं पीएससी में 2019 में आया था मैं यहाँ। तो 2019 में मैंने दिया था, फर्स्ट प्री क्वालिफाई हुआ, उस टाइम मेंस दिया था, बट उस टाइम में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर 20 का प्री दिया था, फिर उसके बाद उसका भी मेंस दिया था। फिर उसके बाद 2019 में रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके थ्रू मैं मतलब सिलेक्ट हुआ हूँ लेवल 5 में सीनियर क्लर्क में। तो ये मतलब ये मेरी ऐसी जर्नी रही है, हाँ बट हाँ। इसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको लेके मतलब बताना चाहूँगा मैं कि कैसे क्या मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स देखे हैं। और ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान, कि कहीं ना कहीं फैमिली से प्रेशर आता है और एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं रहता है कि एक घर वाले बोलते हैं कि एक एज में सिलेक्ट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए कहीं न कहीं फिर रहता है। तो उसलिए फिर मैंने एक प्लान बी जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि अगर बाय चांस पीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो जी। फिर उसके बाद क्या होगा आपका प्लान बी, तो फिर हम्म मैंने यही मेरा रेलवे का प्लान था प्लान बी, तो फिर हम्म। उसको मैंने मतलब अचीव किया है कहीं न कहीं। ठीक है, तो पीएससी अभी आप तैयारी कर रहे हो पीएससी की? हाँ, अब इसके बाद मैं मतलब जैसे फॉरेस्ट और सिविल सर्विस दोनों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी जैसे फॉरेस्ट का मेंस भी है 21 वाला, 20 अगस्त को है जो, हम्म। उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जॉब के साथ में टाइम मिल जाता है कि हम्म। आप आराम से मतलब 2-3 आवर्स जो भी मतलब एफिशिएंसी के साथ हो वो आप दे सकते ठीक है, तो अभी फॉरेस्ट के लिए आपने कौन कौन से सोर्स यूज किए थे? हैं। अच्छा, फॉरेस्ट के लिए जैसे मैंने उसका कोर्स लिया है फॉरेस्ट के लिए, अपने जो दिल्ली का एक कोर्स है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं उसकी, हम्म। तो वो मैंने उसकी ले रखी है। और बाकी यहाँ वेदांत एकेडमी है, उसके नोट्स हैं मेरे पास। और बाकी जो एनसीईआरटी की बुक हैं वो भी मैंने 11th-12th की जो पीसीएम की रहती है, और जो मेरे आकार के नोट्स थे पीएससी की, कहीं ना कहीं वो उससे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज भी कोई की इस दौरान ये फॉरेस्ट के लिए? फॉरेस्ट की एज सच तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, बट जो भी जैसे जो वेदांत क्लासेस के जो भी टेस्ट सीरीज के जो अवेलेबल थे मार्केट में वो मैंने उनको सॉल्व किया था। और कहीं ना कहीं उससे एक जो लास्ट में 2020 का मेंस भी दिया था फॉरेस्ट का, तो उससे भी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प हुई है। फॉरेस्ट में कैसा रहता है, कितने पेपर रहते हैं? और जैसे फॉरेस्ट में अपना जैसे जो सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट का प्री तो उसमें कंबाइन ही रहता है, सेम रहता है। उसमें दोनों पार्ट्स के मार्क्स जुड़ते हैं प्री में। तो फिर सेकंड जो मेंस होता है फॉरेस्ट का मेंस, तो उसमें पार्ट ए रहता है जिसमें 5 यूनिट्स रहती हैं, और उसमें 10-10 क्वेश्चन हर पार्ट में रहते हैं, और वो 3-3 मार्क्स के रहते हैं। और सेकंड पार्ट रहता है जिसमें 10 यूनिट्स रहती है, उसमें भी पर यूनिट 10-10 उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो 450 का ओवरऑल पेपर है। तो दो पेपर होते हैं? हाँ, वो मगर एक ही 3 आवर्स की ड्यूरेशन में दोनों हो जाती है। वाह, और ऑब्जेक्टिव रहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है उसका। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए मतलब कहीं अगर जैसे आपकी आंसर राइटिंग मतलब इतना आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं है और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है जैसे, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट के लिए। उसमें रेंजर एसीएफ अच्छी पोस्ट रहती है कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल की, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप
आपका जैसे कि प्लान बी को आपने सक्सेसफुल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर आप प्लान ए पर उस ड्यूरेशन में नहीं दे पा रहे कहीं न कहीं टाइम, तो आप प्लान बी को अचीव करके प्लान ए को आप कहीं न कहीं आप उस पे काम कर सकते हैं। प्लान ए को भी आप अचीव कर लेंगे। एक बार आपके पास प्लान बी अचीव हो गया, तो आप प्लान ए की तरफ भी आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप उसमें क्या होता है कि जब आपने एक बार कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद ना आपके पास कोई स्ट्रेस रहता नहीं है, ना फैमिली का प्रेशर रहेगा, ना सोसाइटी का प्रेशर रहेगा। तो आप कहीं न कहीं प्लान बी को अचीव कर लेंगे और प्लान ए पर भी आप आराम से बिल्कुल, जैसे आपने अचीव किया और अब आपको फॉरेस्ट का मेंस देना है, आपका है 21 तारीख को, हाँ। तो आई होप आप उसमें भी आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आप अचीव कर नहीं, लोगे। नहीं, बिल्कुल मैं मेहनत लगातार कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं जो पीएससी का सपना लेके यहाँ जो आया था, उसको मैं करूँगा, फुलफिल करूँगा। तो आप ये बताइए कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब आप कितना मुश्किल था आपके लिए ये शिफ्ट होना प्लान बी की तरफ और ए को छोड़ के, जब आपको लग रहा होगा कि अरे यार मेरा तो थोड़े से ही नंबर से रह जा रहा है। वही मतलब ऐसा होता है कहीं न कहीं एक, क्योंकि आप स्ट्रगल कहीं न कहीं लगभग सब यहाँ बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, पर कहीं न कहीं नहीं हो पाता है। जैसे मेरे को स्ट्रगल ये रहा है कि कहीं न कहीं फैमिली का प्रेशर रहता था कि आप एक एज क्राइटेरिया में, ये एक एज आपकी बढ़ रही है, तो फिर उसमें फिर मेरे को बोला गया कि घर से कि आप कुछ करिए। तो मैं कहीं न कहीं करियर काउंसलिंग के लिए भी मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे, और मैं एज़ अ ट्यूटर भी, होम ट्यूटर भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे बच्चों को। तो फिर एक रहता है कि आप कहीं न कहीं इकोनॉमिकल आपको सपोर्ट भी चाहिए रहता है, और घर से आपको एक टाइम तक ही आपको घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब एक फैमिली का प्रेशर जो है, फैमिली हर मतलब सपोर्टिव कहीं न कहीं रहती है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको सपोर्ट करते हैं। और एक मेंटली प्रेशर अपन को खुद भी रहता है कि एज में अपन को अचीव कर लेनी चाहिए चीज़, जो एक 25-26 होती है, कहीं न कहीं मेरी 28 हो गई, तो एक वो प्रेशर भी रहता है कि एक टाइम में हमको अचीव कर लेनी चाहिए। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या मैं फॉरेस्ट के लिए? फॉरेस्ट के लिए भी शॉर्ट नोट बनाए थे और सिविल सर्विस के लिए भी शॉर्ट नोट बनाए थे। मगर गलती क्या हो गई थी, मैंने शॉर्ट नोट्स मतलब पहले पूरा फुल तो मैंने पढ़ा था, मगर एक शॉर्ट नोट्स में और उसी पे डिपेंड हो गया था फुली शॉर्ट नोट्स पे। तो कहीं न कहीं क्या हुआ था कि शॉर्ट नोट पे डिपेंड हो गया, तो जो पूरा एक थॉरो स्टडी थी, वो कहीं न कहीं मिस हो जा रही थी। तो मैं वो केवल उसी नोट्स पे बंद के रह गया मैं, और उसी को पढ़ता रहा। तो एक जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो मिस हो जाते हैं, जो मैं फिर आंसर राइटिंग में मैं कहीं न कहीं नहीं लिख पाया था। मगर इस चीज़ पे मैं अब काम कर रहा हूँ कि मैं पूरा टोटली शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड ना रहूँ, और उसको पूरा जो बुक्स हैं उनको भी बराबर रीड करता चलूँ, और जो नए नोट्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लेता रहूँ। ठीक है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं मतलब कि मैं बीटेक होल्डर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की है। तो वही मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो कहीं न कहीं मेरे को इसलिए फॉरेस्ट में भी सपोर्ट मिल रहा है, और जो सिविल सर्विसेज थर्ड पेपर में, तो उसमें भी सपोर्ट है बराबर। हाँ, ये आपका प्लस पॉइंट हो हाँ, ये जाता मेरा है। प्लस पॉइंट रहा है कहीं न कहीं, इसलिए मेरे को एनटीपीसी में भी उसमें हेल्प मिली थी, क्योंकि उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस था। तो जीएस मेरे लिए इधर सिविल सर्विसेज से सपोर्ट मिल गया, और मैथ्स रीजनिंग कहीं न कहीं मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा, तो उससे मेरे को फायदा रहा। आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? पढ़ाई का रूटीन तो मेरा जैसे यहाँ अपन मेरे मैं अपना सुबह से बताता हूँ मेरा रूटीन क्या रहता है, क्योंकि मैं योगा और एक्सरसाइज उसमें मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको फिजिकल और मेंटली सपोर्ट चाहिए ड्यूरेशन में, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है ना, और आपकी कहीं आप लंबी सीटिंग रहती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको थोड़ा 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है, और हेल्थ भी बिल्कुल। मतलब फिजिकली रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जैसे सुबह 6 बजे उठ जाता था, अपना योगा का रूटीन करता था, बराबर स्ट्रेचिंग, और तो उससे मेरा रहता। उसके बाद 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, और फिर पूरा दिन वहीं रहे, मतलब अपना लंच का अलग निकाल दिया, डिनर का अलग। तो मतलब सुबह 8 से रात के 9 बजे तक तो लाइब्रेरी में अपनी सीटिंग रहती थी। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत बीच में गैप लेते रहिए, 45 मिनट या 1 आवर में अपना कहीं ना कहीं उठते रहिए। तो उससे थोड़ा क्या रहता है कि एकदम स्ट्रेस नहीं, और आप मेंटली भी आप बराबर फिर से पढ़ने के लिए आपको एनर्जी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। तो इसमें मतलब मेरा ऐसा रहेगा कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का, उसको बराबर मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए आपको पढ़ना है, और बराबर वीकेंड्स में आपको मूवीज़ भी देखनी है, बराबर वेब सीरीज देखनी है, कहीं ना आपको मतलब
एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको फ्री होके पढ़ाई करना है। आप जब किसी के वीडियो देखते होंगे टॉपर्स के मोटिवेशन के लिए, तो आप उनकी कितनी बात मानते थे? क्या पूरा कॉपी कर लेते थे या फिर आपकी खुद की भी रहती थी स्ट्रेटजी? नहीं, आप जैसे किसी टॉपर्स पे आप पूरी उनकी स्ट्रेटेजी आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या जर्नी रही है, आप उन पे टोटली मतलब आप उनके कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। जैसे मैंने भी टॉपर्स के बहुत वीडियो देखे और आपके चैनल के थ्रू भी देखे हैं, तो मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि आप उन पर फुली डिपेंड नहीं हो सकते। आप उनके कुछ पॉइंट्स जो आपको लगे कि हाँ वो मैं उसको कर सकता हूँ फॉलो, तो आप कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को उठा सकते हैं, तो वो जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आपका इस जर्नी में कोई इमोशनल सपोर्ट था? इमोशनल सपोर्ट तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मतलब ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। तो कहीं जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाते थे, वहाँ मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट कर देते थे। तो मतलब आपके अच्छे फ्रेंड्स होने भी इस जर्नी में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी नहीं है कि 6 मंथ या 1 ईयर में कंप्लीट हो जाए। ये लगभग मतलब 4 टू 5 ईयर्स की कहीं न कहीं अगर जैसे टाइम लग जाता है किसी को, तो फ्रेंड सपोर्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। और मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स रहे, तो वो पहले से सिलेक्ट हो गए थे, तो कहीं न कहीं उनका मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट काफ़ी रहा है मेरे लिए। ठीक है। जैसे आपका ऐसा था ना कि आप मतलब एक रहता है ना कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारा कंफर्ट ज़ोन हो जाता है। फिर हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते, तो आपका ये अच्छा था कि आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप निकल के कि पीएससी आपने की, फिर उसके बाद प्लान बी को बिल्कुल सक्सेसफुल करके दिखा दिया। अपने ट्रैक चेंज करके तुरंत ही, ऐसा बहुत लोग नहीं कर पाते और उसी में लगे रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? एक कंफर्ट जोन की आपने कहीं ना कहीं बात की, तो मैं इसमें बोलूंगा जैसे मैं ही एक बार जैसे अगर लगातार आप प्री का पढ़ रहे हैं, तो कहीं मेंस में शिफ्ट होने में उसी में कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट हो जाता है। मतलब आप हो ही नहीं पाते, क्योंकि आपको कुछ वीक्स आपको अच्छे नहीं लगेगा। जैसे आपने प्री का रेगुलर आप पढ़ रहे हैं, तो अब मेंस का शिफ्ट होने में आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि यार मतलब पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है या मन नहीं लग रहा है। हाँ। तो मतलब आप जैसे कि मेरा तो मतलब ऐसा था कि मैं मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कहीं ना कहीं, तो मेरे को ऐसा था कि मतलब एक प्लान बी लेके चलता था। मतलब आप उसमें मतलब ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, मतलब 2-3 आवर्स में अपने प्लान बी के लिए भी मतलब कहीं ना कहीं टाइम देता था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफनेस नहीं आई कि प्लान बी को लेके कि आप उसमें शिफ्ट कैसे हो रहे हैं या ऐसा। तो मेरे लिए तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रहा है कि मैंने मतलब प्लान बी पे भी अपना रेगुलर काम करता रहा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे यहाँ लिमिटेड सीट्स हैं पीएससी के लिए, और कहीं ना कहीं इतने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो आप उसी में सिलेक्शन लेके जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको प्लान भी मतलब आपको लेके चलना पड़ेगा और रेगुलर उस पर काम भी करना पड़ेगा। ठीक है। आपका मोटिवेशन क्या रहता था? क्योंकि काफ़ी टाइम आपको भी लगता होगा कि यार होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ आता था आपके मन में कि होगा कि नहीं होगा? अब आप यहाँ प्रिपरेशन करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो हमेशा लगेगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, एक ना कहीं कहीं ना कहीं। तो फिर वो चीज़ तो सबके दिमाग में चलता, और मेरे दिमाग में भी चलता था होगा कि नहीं होगा। बट एक ना आपकी प्रिपरेशन के दौरान एक इतना तो आपका लेवल बन जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब नहीं होगा, तो वो आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके माइंड में। मतलब मेरे माइंड में एक ऐसा आ गया था कि चलो मैं इस लेवल तक मेरी तैयारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं मैं पोस्ट लेके इंदौर से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला हूँ। मतलब कहीं ना कहीं पोस्ट लेके ही जाऊँगा। और ये मेरे मतलब एक आप अगर आप एक फोकस स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होगी कि आप में एक आ जाएगा आपके अंदर खुद ही कि यार मैं मतलब एक ना एक पोस्ट या फिर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके तो जाना ही है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मतलब क्या करना बहुत मस्ट है कि ये तो करना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा कोई एग्ज़ाम? मैं तो मानता हूँ एक कंटिन्यूटी को, मतलब और फोकस्ड, दो चीज़ जो है कि अगर आप जैसे कंटिन्यूस आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए फोकस्ड हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, आपने ग्रुप स्टडी की थी या फिर सिंगल खुद से ही? नहीं, जैसे अगर ग्रुप स्टडी को तो मैं मतलब इतना नहीं मानता हूँ कि, क्योंकि मैं खुद ही मतलब स्टडी करता था, मगर आपका जैसे ग्रुप एक सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब अगर आपको जैसे कभी किसी चीज़ को जैसे किसी टॉपिक्स में आपको डाउट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स में डाउट हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होना ज़रूरी है। मतलब आप उस पर फुली डिपेंड नहीं हो सकते ग्रुप स्टडी पे, मगर एक खुद की तैयारी के साथ आपको अपने एक ग्रुप का सपोर्ट होना चाहिए, मतलब फुली डिपेंड उस पर नहीं होना है आपको। ठीक है, आपकी हॉबी थी इस दौरान कि आपने इसे परस्यू किया वो हॉबी को?
हॉबी मतलब मेरा ऐसा ऐसा कोई हॉबी थी नहीं, बट ऐसे मिलते थे शाम के टाइम लोग बैडमिंटन खेलने, जैसे फ्री जब भी होते थे बैडमिंटन खेलने, या फिर साइकिलिंग हम लोग जैसे वीकेंड्स पे निकल जाते थे। और फिर आपको स्ट्रेस रिलीज करना तो आपको म्यूजिक का सपोर्ट तो और अरिजीत सिंह के सॉन्ग तो आपको सुनने ही पड़ेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ मतलब सिंगिंग और मतलब ऐसा लिसनिंग और साइकिलिंग और बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबीज रही हैं। आपके जो नोट्स थे जो आपने तैयारी की, तो अभी आपको फॉरेस्ट का मेंस देना है, तो आपने क्या मतलब बहुत सारे नोट्स प्रिफर किए हैं कि एकदम लिमिटेड करके उसको कि बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना? नहीं, मेरा तो मतलब हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मैं ज़्यादा बुक्स के पीछे भागा नहीं हूँ। मतलब मैं लिमिटेड सोर्स पे ज़्यादा मतलब विश्वास करता हूँ कि लिमिटेड जितना होगा उतना आप उसको 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे तो लिमिटेड सोर्स हैं, तो मैं उन्हीं को बार-बार पढ़ रहा हूँ। और मतलब ऐसा ज़्यादा बुक्स पढ़ने पे मैं ऐसा विश्वास करता भी नहीं हूँ। ज़्यादा लिमिटेड सोर्स पे ज़्यादा मेरा विश्वास है। तो फैमिली तो हैप्पी होगी अब कि आपने एक अच्छी खासी जॉब ले ली है। नहीं, अब फैमिली तो काफ़ी खुश है। हाँ। और मतलब अब ऐसा कोई उनकी तरफ से प्रेशर नहीं है। वो बोल रहे हैं अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आप जाइए, आप जितना मतलब जब तक दे सकते टाइम दीजिए, नहीं तो मेरी मतलब जो जॉब है उससे घर वाले खुश है। और मतलब बोल रहे हैं कि वेल सेटल्ड है अब लाइफ, अब कोई ऐसी प्रेशर है नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, अब सब हैप्पी चल रहा है, सब बढ़िया। ठीक है, आपकी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी जिससे कोई मोटिवेट हो सके, आप कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अब इतने लंबी ड्यूरेशन में स्ट्रगल में अगर आप यहाँ से सिलेक्ट होके जा रहे हैं इंदौर से, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि इतनी लिमिटेड सीट्स में यहाँ से कुछ अचीव करके जाना, तो वो मतलब अच्छी बात है। मतलब एक 28-29 की एज में आप सिलेक्ट होके जा रहे हैं और यहाँ से कुछ अचीव करके जा रहे हैं। और आपके लिए यही मेमोरीज याद रहेंगी अगर आप यहाँ से सिलेक्ट होके जा रहे हैं। जो भी इंदौर की जो मेमोरीज हैं, इतने हाँ। लंबे टाइम तक मैं रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन ही है कि यहाँ से आप सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जी। ठीक है, तो क्या आप फॉरेस्ट के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कोचिंग मस्ट है? नहीं, मैं ऐसा तो मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें आप मतलब जितना सिलेबस है वो वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। वो नोट्स आप एनसीईआरटी को भी ऐसे फॉलो करके वो ले सकते हैं। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है अगर आप उसको अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बस केवल सिलेबस को उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो उठा के कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या वीडियोस देख के, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग, मगर एक आपको सही प्रॉपर गाइडेंस कोचिंग के थ्रू मिल सकता है। मगर बिना कोचिंग के भी अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है या आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। फॉरेस्ट का आप बता सकते हो क्या फिजिकल क्राइटेरिया भी रहता है क्या ये मेंस के अलावा? मीन्स के अलावा उसमें मतलब ऐसा मेरे को तो, क्योंकि फिजिकल में हाइट का इशू मेरे को था नहीं, तो एग्जैक्ट मैं हाइट का हाँ। बता नहीं सकता। बाकी ऐसा उसके अलावा कुछ बाकी फिजिकल का मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़ें फुलफिल करता था, तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका गाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, तो वो भी आपने बता दिया कि आपने मैनेज कर लिया जॉब के साथ और आप अब मेंस दोगे आप। हाँ। ठीक है, और आपने प्लान बी को सक्सेसफुल करके दिखा दिया, तो बहुत सारे लोगों के डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि 90% को तो प्लान बी सोचना ही पड़ता है, क्योंकि सीट्स इतनी कम होती है। बात तो सही है कि प्लान बी, और अब जैसे प्लान बी अचीव हो गया तो प्लान ए की तरफ भी बढ़ के बिल्कुल। बढ़िया उसको अचीव करेंगे। बिल्कुल, और पूरी बेस्ट विशेस है आपके लिए। आप फिर से सिलेक्ट होके फॉरेस्ट का फाइनल सिलेक्शन लेके आप आइए और फिर से गाइड करिए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ही मिलते हैं। और ऑल हाँ। द बेस्ट आपके चैनल के लिए, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।